यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मान लें कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। तो आपको कठपुतली नहीं बनना है और आपको गुस्सा जल्दी नहीं होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा सुपर प्राइम टाइम शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना जनमत में। और आज कौन से खास मुद्दे, लीजिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो मुद्दे भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गए हैं। हिंदुओं के दुश्मन हिंदू, भाई किस आधार पर और किस कारण ये कहा गया है? हिंदुओं को जगाने के लिए ये बयान क्यों दिया गया है? महाराष्ट्र की भूमि से नीतीश राणे जी ने ऐसा क्यों कहा है? आपको विस्तार से समझाएंगे। तंज कैसे कसा गया है उनके द्वारा विपक्षी नेताओं पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जो रुख करेंगे, पवित्र स्थान पर मांस। देखिए, हिंदू आस्था का मजाक बनाने की हर हद को जिहादी पार करते जाते हैं, और जिहादी में कहूंगा दूसरे मजहब के भी पार करते जाते हैं। अब एक पवित्र स्थान पर आप सोचें कि उसके करीब आप मांस पका लेंगे तो उससे क्या आपको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा, सनातनी चुप बैठेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिर दिल्ली में योगी, और योगी ने एकदम धमाकेदार प्रचार प्रसार और शुरुआत कर दी है। अब योगी दिल्ली में आ गए हैं तो दिल्ली में क्या बदलाव आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 18,000 को वापस लेंगे। कौन से 18,000? जो भारतीय वहां पर प्रवासी इलीगल इमिग्रेशन की बात कही जा रही है। तो भारत भी तैयार है कि जो इलीगल है उसको वापस कर देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भारत में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाया जाना चाहिए? ये विषय आज विस्तार से। फिर आगे बढ़ेंगे, नोटों की इतनी गड्डियां कि मशीनें कम पड़ जाएं, वो भी एक सरकारी अफसर के दफ्तर से, उसके घर से। कहां पर? ये विस्तार से समझाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और पहली खबर जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, सैफ अली खान से भी जुड़ी हुई है। कैसे? अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कई नेता सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर, ध्यान से सुनिए, 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था और अस्पताल से निकलते ही इतने फिट हो गए सिर्फ 5 दिन में। कमाल है। इसके बाद अब फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने हमले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर आश्चर्य जताया और कहा कि क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई है? भाई 2.5 इंच किसी के ब्लेड अगर घुस जाएगा, 5 दिन में वो व्यक्ति फिट हो जाएगा। घंटों घंटों ऑपरेशन चल रहा है। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा है आपको मैं बताता चलता हूं। चलिए, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आलंदी में एक सभा को संबोधित करते हुए सैफ अली खान पर हमले की घटना पर सवाल खड़े किए थे। अब राणे ने कहा कि आज सैफ अली खान को देखकर मुझे शक हो गया है, क्या वास्तव में चाकू घोंपा गया था या उन्होंने अभिनय किया था, यानी एक्टिंग की थी। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सैफ अली खान इतनी जल्दी अस्पताल से कैसे डिस्चार्ज हो गए, यानी अस्पताल से इतनी जल्दी बाहर कैसे निकल गए। देखिए, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आहवाड़ पर निशाना साधा। देखिए, राणे ने अपने भाषण में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों यानी सुप्रिया सुले और जितेंद्र आहवाड़ पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता सिर्फ मुस्लिम कलाकारों, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मुस्लिम कलाकारों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। जब कोई खान मुसीबत में होता है फिर सभी आपस में नोकझोंक करने लगते हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सुले और आहवाड़ सामने नहीं आए थे। सुप्रिया सुले को सैफ अली खान की चिंता सता रही है, शाहरुख खान के बेटे की चिंता है, नवाब मलिक की चिंता है। क्या आपने कभी उन्हें किसी हिंदू कलाकार के बारे में चिंता करते हुए सुना है? अब देखिए, इसके बाद वीर सावरकर जी का जिक्र भी हुआ, उनके बयान का हवाला दिया गया नीतीश राणे जी द्वारा। इसके अलावा आपको बताऊं, राणे जी ने वीर सावरकर जी का हवाला देते हुए एक बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि वीर सावरकर जी ने कहा है कि मुसलमान नहीं, ध्यान से सुनिएगा, वीर सावरकर जी ने कहा है कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू ही हिंदुओं के दुश्मन है। हिंदू का दुश्मन सबसे पहले हिंदू ही होता है, उसी से सचेत रहना है। राणे ने पिंपरी चिंचवाड़ में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ का उदाहरण लीजिए, कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रोजगार के लिए पिंपरी चिंचवाड़ आए हैं, वो धीरे धीरे एक मस्जिद भी बनाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो देखिए,
बात तो बहुत डीप कही है और बात में गहराई है और बात को फिक्र भी की जानी चाहिए। इस पर असर आपके मस्तिष्क पर भी होना चाहिए कि भाई क्या वाकई हिंदुओं के दुश्मन सबसे बड़े हिंदू हैं? भाई ये तो हिंदू ही तो नेता होते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ ही बयान दे जाते हैं। जब खान को चाकू लगे तो उसमें इतना दिल दुखता है क्या भाई? जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उसका हुआ, जो घटना घटी, उस पर इतनी चिंता क्यों नहीं दिखाई? क्या आपको वहां पर इतनी फिक्र नहीं थी उसकी? क्या हिंदुओं की आपको फिक्र नहीं है? बिल्कुल लाजमी इनकी तरफ से प्रश्न उठाया गया और इस पर चर्चा बनती है। लेकिन हमने, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जनमत है और जनमत में केवल मैं बोलूं आप सुने, बात यहां खत्म नहीं होती, पोल के माध्यम से एक प्रश्न हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे पूछा। प्रश्न क्या था? कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो प्रश्न भी होगा। पोल के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा, सैफ पर हमला महज एक झूठ, हाँ या ना में जवाब देना था। 93% 93% लोगों ने कहा हाँ ये झूठ है भाई, झूठ है। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की हिंदी विरोधी सरकार अब हिंदू विरोधी बनती जा रही है। हिंदू विरोधी, पहले पवित्र मंदिर के पास कुर्बानी का प्रयास और अब जिहादियों के पवित्र स्थान पर मांस भक्षण करने से सकल हिंदू समाज में खासा रोष देखने को मिला है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई में स्थित पवित्र थिरुपरंदकुंद्रम पहाड़ी पर जिहादी बकरियों और मुर्गों की कुर्बानी देना चाहते थे। बता दें कि यह पहाड़ी भगवान मुरुगन के 6 घरों में से एक है और यहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी पहाड़ी में स्थित जैन गुफाओं को भी जिहादियों ने हरे रंग से रंग दिया। जैन की गुफा और हरे रंग में रंग डाला उसको। इसका नाम सिकंदर पहाड़ी करने का भी प्रयास चल रहा है। भगवान मुरुगन के निवास वाली पहाड़ी पर जाकर IUML के एक सांसद ने मांसाहारी खाना भी खाया। जानकारी के लिए बता दें कि IUML कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। कई बार इसके चलते झड़पें भी हो चुकी हैं। अब पवित्र स्थान पर मांस खाया गया। देखिए ये इसके बारे में आपको बता दें, सबसे ताजा विवाद बुधवार का है। थिरुपरंदकुरम पहाड़ी पर मुस्लिम लीग के सांसद नवाज कानी ने कई लोगों के साथ मांसाहारी खाना खाया है। वो उन लोगों के समर्थन में पहुंचे थे जो इस पहाड़ी पर जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं। ये कुर्बानी एक दरगाह पर दी जानी है जो मंदिर से कुछ दूर स्थित है। नवाज कानी ने दावा किया कि यहाँ सालों से कुर्बानी दी जाती रही है और इसे अब रोकना गलत है। वहीं पुलिस ने कहा कि पहाड़ी के ऊपर कुर्बानी नहीं दी जा सकती और केवल खाना ले जाया जा सकता है। इससे पहले 18 जनवरी 2025 को भी मुसलमानों ने पहाड़ी पर जानवर ले जाने का प्रयास किया था। इन्हें दरगाह के पास कुर्बानी देकर इनका मांस पकाया जाता, लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन ने इन्हें वहां पर रोक दिया। इस मुस्तैदी की तारीफ हम करते हैं जब पुलिस एक्टिव होता है, प्रशासन एक्टिव होता है। हालांकि कुर्बानी का मामला अभी प्रशासन के पास लटका है। मुस्लिम MP नवाज कानी का कहना है कि जल्द ही थिरुपरंदकुंद्रम पहाड़ी पर कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी। MP ने दावा किया है कि दरगाह की जमीन वक्फ बोर्ड की है। एक तो सब कुछ वक्फ बोर्ड का, कहीं से भी वक्फ बोर्ड का है। कहीं ना आप मेरा चैनल देख रहे हैं, दर्शक हो, आप ये शो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वक्फ इतना बेवकूफ बनाता है कल को आपके घर को अपना ना बता दे। अब इस मामले को कंटिन्यू करते हुए आपको मैं बताऊं जैन गुफाओं को हरे रंग से कैसे रंग दिया गया। अब देखिए इस पहाड़ी पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व से बनी जैन गुफाओं को हरे रंग से रंगने का मामला भी सामने आया है। इन गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी हैं। ये गुफाएं ASI द्वारा संरक्षित हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गुफाओं में हरा रंग किए जाने के मामले में ASI अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। जमीन ASI की होती है, सनातनियों की होती है, एक तो वक्फ हर जगह घुस जाता है। अब उसको हरे रंग से ये रंग भी देते हैं कि भाई नहीं ये तो इस्लामी है, मुसलमानों की है। लेकिन अब इनकी पोल खुलती जा रही है और हमारे जैसे चैनल लगातार ऐसी खबरों को दिखाते हैं और इनका अब इतना आसान नहीं होगा ये सब कुछ कर पाना। अब देखिए अब इसकी भी जांच चल रही है कि ये हरे रंग से कैसे रंग दिया गया और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम तो कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हर जगह मांस पकाने की अनुमति बंद की जानी चाहिए। इसकी इजाजत सनातनी भूमि पर भारत में, हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। चलिए ये खबर भी आपको हमने बताई जहां पर तमिलनाडु में हिंदुओं के स्थान पर मांस पकाने का प्रयास किया जा रहा है। सनातनी भूमि है, आपको मांस खाना अपने घर पे खाइए और कम से कम पवित्र भूमियों को तो छोड़ना चाहिए, आपको उससे दूर रहना चाहिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात करेंगे जिहाद की साजिश के चलते हो रहे रेल हादसों की। बुधवार शाम को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस
एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। ये घटना शाम 5:47 पर जलगांव के पास परांडे स्टेशन पर हुई। कल भी खबर आपको दिखाई थी, सबसे ज्यादा आपको टाइम इस पे हमने दिया था 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 9 बजे तक। ये खबर के अपडेट लाइव आपको दिखाए थे, लेकिन कुछ जानकारी आप आज भी जान लीजिए। तब की बात बताऊं जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। अफवाह के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने घबराहट में चेन पुलिंग कर दी और चेन पुलिंग कर ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। यानी किसी ने कुछ गलत अफवाह फैलाई, लोग घबराए, उन्होंने चेन को खींचा और कूदना चालू किया। इसी दौरान दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई। उधर से एक और गाड़ी आ रही थी, कर्नाटक एक्सप्रेस, जिसकी चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए हैं। घटना के वक्त ट्रेन एक पुल के ऊपर थी, जिससे कूदने वाले कुछ यात्रियों की जान नदी में गिरने से गई। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा और बेमतलब का यह हादसा इस तरीके से हुआ, निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई है। अब रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना को साजिश के एंगल से भी जांचा जाएगा कि इसमें साजिश भी तो हो सकती है। आपको याद होगा कि जलगांव में ही 12 जनवरी को महाकुंभ के दौरान गंगा ताप्ती एक्सप्रेस के यात्रियों पर पथराव की घटना हुई थी, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि यह हादसा पूर्व नियोजित हो सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक 1 वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक 1 वर्ष पहले इसी तारीख को यानी कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में, पवित्र भूमि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो 22 जनवरी को यह हादसा हुआ, वो भी महाकुंभ से जाने वाली ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ और ठीक 1 वर्ष बाद गोधरा कांड की तर्ज पर यह हादसा प्रायोजित था। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में छिपा बैठा एक आतंकी अचानक 22 साल बाद सामने आया और इसने एक वीडियो जारी करके भारत को धमकाया भी था। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान के आतंकियों के एक और नापाक मंसूबे के बारे में पता चला। आतंकी भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते भारत अलर्ट है। ये जानकारी भी मिली है कि देश के कई हिंदू नेता आतंकियों के निशाने पर हैं, यानी हिट लिस्ट पर है। आतंकी भारत में स्लीपर सेल फैला रहे हैं। अब स्लीपर सेल क्या होता है? स्लीपर सेल ऐसा है कि भाई सोता हुआ, आप समझिए, एक एक्टिव उसको करना होता है। स्लीपर सेल्स वो लोग होते हैं जो कि इस देश में कई सालों से रह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ जवानी या बचपन में आ गए हों, उनको कब एक्टिवेट करना है वो उनके आका पाकिस्तान में बैठकर बता देते हैं। तो स्लीपर सेल्स भारत में फैले हुए हैं, जिनके जरिए, इन स्लीपर सेल्स के जरिए वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फराहतुल्लाह गौरी की। आतंकी गौरी ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि भारतीय रेलवे को पटरी से उतार देंगे, भारतीय रेलवे को पटरी से उतार देंगे। इसने वार्निंग दी और उतारा कैसे? लोगों को मार के। इशारा कर दिया था कि हम रेलवे के साथ कुछ करेंगे। प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करके ट्रेनों में विस्फोट करेंगे, ये भी कहा। पेट्रोल और गैस पाइपलाइन उड़ा देंगे। एक तो बुद्धि इनकी जिहादी बुद्धि तो होती है, सब कुछ उड़ा देंगे। ये हिंदू नेता हमारे निशाने पर हैं। अब खुफिया एजेंसियों के अनुसार वीडियो करीब 3 वीक्स पहले टेलीग्राम पर, जो कि एक कम्युनिकेशन का चैनल है, उस पर वायरल हुआ था, जिसकी खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो वो सही निकला। यानी ये फेक नहीं है, ये सच है, ये ट्रू है। अब भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी NIA लगातार देश भर में होने वाले हादसों पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रेन हादसों को आतंकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको बताएं कि कौन है ये आतंकी। उससे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, किस तरह से भारत में ये आतंकी अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की बात कर रहा है। आतंकी की बाइट आपको सुनाते हैं। और पोशीदा दस्तों की शक्ल में बनाना होगा, जैसे 2 या 3 अफराद के दस्ते होते हैं जो भरोसामंद और काबिल और मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल हो। आगे मुस्तकबिल में यही छोटे दस्ते हमारी तहरीक के लिए बुनियाद बनेंगे, जो शफाफियत, राजदारी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इन दस्तों में मुशावरत के जरिए एक अमीर मुकर्रर करें और उसकी क़ियादत में सारे लोग काम करें, एक दूसरे के मददगार बन जाएं। इस तरह हर दस्ता अपने आप को खुद चलाएगा। यकीनन दुश्मन को आपका ये जाल तोड़ना, आपका ये नेटवर्क तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है।
है तो कि जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे थे, फराहतुल्लाह गौरी, अब ये कौन है आतंकी, इसकी बाइट आपको सुनाई। इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करके विस्तार से समझाता चलूं। बता दें कि गौरी जो है वो भारत में भगोड़ा घोषित हो चुका है। क्लोज फ्रेम बना के आपको मैं बताऊं, वो पिछले कई साल से पाकिस्तान में छिपा बैठा है और अब अचानक सामने आया है। गौरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारू भी कहा जाता है। गुजरात में साल 2002 के अक्षरधाम मंदिर पर हमला उसने कराया था। साल 2005 में भाग्यनगर में टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए हमले में उसका हाथ था। गौरी के बारे में खुफिया एजेंसियों को सुराग मिला था कि वो ऑनलाइन जिहादियों की भर्ती कर रहा है, वो आतंकियों का हैंडलर है। दिल्ली पुलिस द्वारा पुणे से गिरफ्तार किए गए ISIS यानी आइसिस मॉड्यूल के आतंकियों ने पूछताछ में गौरी का नाम लिया था। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साथ मिलकर गौरी ने ही बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट कराया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आदमी है और कितना हिट लिस्ट पर इसको भी होना चाहिए। और अब इन हादसों में इसी आतंकी के स्लीपर सेल का हाथ होने की संभावना है। तो क्या यही करा रहा है? अब इसकी जांच होगी और फराहतुल्लाह गौरी ट्रेन हादसों का मास्टरमाइंड बिल्कुल हो सकता है। हम तो ये बार बार कह रहे हैं इसके पीछे कोई जिहादी सोच है, कोई जिहादी ताकत है जो बार बार रेलों के हादसे हो रहे हैं या फिर यात्रियों की जान जा रही है। चलिए, खबर आपको मैंने विस्तार से समझाई और इस खबर पर केवल मैं बोलूं आप सुने, इतने से नहीं होता। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा है। हमारा प्रश्न था, रेल हादसों के पीछे है आतंकी साजिश, येस या नो में जवाब देना है। तो हाँ यानी येस में 91% लोगों ने, 91% लोगों ने कहा है हाँ। बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रचार में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मिडिल क्लास को राहत देने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दूसरे पार्ट में यानी पार्ट 2 घोषणा पत्र में वादा किया है कि जरूरतमंद छात्रों के लिए KG से PG यानी कि बचपन से लेकर PG तक आपकी जो है एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे। फ्री मुफ्त एजुकेशन मिलेगी आपको। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। आज दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर पालम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। साथ ही बीजेपी के अचूक निशानेबाज और सबसे उपयोगी उत्तर प्रदेश के CM योगी ने भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अपने नारों और वादों के दम पर चुनाव की बाजी पलटने वाले बीजेपी के बाजीगर CM योगी ने आज किरोड़ी से लेकर करोल बाग तक केजरीवाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा उधेड़ा है। आखिर बीजेपी के वीर ने कैसे छोड़े आम आदमी पार्टी पर तीखे तीर, जरा सुनिए ये प्रतिक्रिया। सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक ताने बाने को संभालने के लिए आम आदमी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी ताने बाने पर हमला करते हुए कांग्रेस भी मैदान में डटी हुई है। इन सब के बीच बीजेपी के तमाम दिग्गज भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए और प्रतिक्रियाएं भी सुनिए। चाहे इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है और काम करेंगे। पहले भी काम की राजनीति करते हैं हम, लड़ाई की राजनीति करते हैं हम, पढ़ाई की राजनीति करते हैं। मान साहब, बीजेपी सवाल उठा रही है, पंजाब के महकमे का इस्तेमाल हो रहा है, शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी का कुछ और है ही नहीं गाली गलौज के बिना। मान साहब, हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए जाऊंगा। तो इनके नहीं आए हुए सारे देश से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बुला रखे हैं। वो क्या है? देखिए, हमने अभी एक ऑडियो रिलीज की है जिसमें नरेला के मौजूदा विधायक स्पष्ट तौर से किस तरीके की क्या मोडस ऑपरेंडी इस सरकार की रही है, इनके इस पार्टी के नेताओं की रही है भ्रष्टाचार को बढ़ाने की, वो बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने उजागर की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप भी इसके हिस्सेदार बन जाइए, आप भी इसमें पार्टनर हो जाइए। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हुए, उस बारे में भी उनका स्पष्टता से जवाब दिया कि अगर मैं भी इन्वॉल्व होता तो शायद मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ती। देखिए, ये आरोप मेरे नहीं है, ये एक रिट पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में जिस पर केस चल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार के अंदर में ये महा घोटाला पाया गया और दवाइयों का। और सबसे इसमें दुख की बात यह कि कोविड के समय जो दवाइयां खरीदी जा रही थी, ये तो अलग बात है कि 3 या 4 या 5 कंपनियां आई हैं जो दिल्ली में 80-90% जितना बजट का खर्चा होता है सब उन्हीं की जेब में जाता है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी को चेक से भी पैसा दे रहे हैं। तो अगर चेक से पैसा दे रहे हैं तो आप समझ लो कैश में क्या मामला चल रहा होगा, ये तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं। से निकल कर आ रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा माथा चूम रहे हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का एक दृढ़ निश्चय लेकर लोग इस बहुत बड़े जन सैलाब में शामिल हो। केजरीवाल जी ने आज कहा है कि मैं दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, मेरी टीम इस पे काम करेगी। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या आती है तो वो बेरोजगारी है। भाई, चुनाव वो चिल्लाएंगे ना, वो किस पर आरोप नहीं लगाते? प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, एलजी पर लगाते हैं, विपक्ष पर लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर नहीं लगाते। राहुल गांधी ने अभी काफी कुछ बोला उनके बारे में एक दिन, तो उनसे पूछा गया कि मैं राहुल गांधी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। यही कहानी है, अंदर खाने दोनों में पूरी राजनीतिक समझदारी और रिश्तेदारी भी है। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें ना करें, 10-11 साल में क्या किया है वो बताएं। झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, कमीशन खाना, दलाली खाना, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं। तो आपके माध्यम से मैं इतना कहता हूं कि अरविंद बाबू अगर सुन रहे हैं, अगर कोई एक विकास का काम किया है वो बताएं। 11 साल बाद, सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। यमुना जी की सफाई नहीं, तार मुक्त दिल्ली नहीं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, आज तो रिपोर्ट कार्ड देना है एम्प्लॉयमेंट का। आपने 12 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, पोर्टल पर जाकर चेक।
चलिए, आपने खबर देखी और जाना कि अब कैसे दिल्ली के चुनाव में माहौल बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल के लिए उतना आसान ये चुनाव नहीं होने वाला। हालांकि आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है दिल्ली में, लेकिन अब जबकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भाई जैसे कि भाई हम संगम में डुबकी लगा रहे हैं, क्या यमुना में डुबकी लगाएंगे केजरीवाल? यही पोल के माध्यम से हमने आपसे सवाल पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यमुना में डुबकी लगाएंगे केजरीवाल? देखते हैं प्रतिक्रिया। देखिए, ये 84% लोग कह रहे हैं नहीं लगाएंगे, नो फॉर द आंसर, और हाँ बोलने वाले केवल 16% हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के एक और मुख्य मुद्दे की ओर रुख करते हैं। दुनिया को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला ग्रेट ब्रिटेन, सेक्युलरिज्म बहुत पढ़ा रहा था ग्रेट ब्रिटेन, अब खुद ही घुसपैठियों से, सोचिए खासकर पाकिस्तानी जिहादियों से इतना परेशान हो गया है कि अब वहां इनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। अब जाकर, इतने सालों से प्रताड़ित हैं और किस हद तक झेल रहे थे अभी आपको बताता मैं चलता हूं। दरअसल पाकिस्तानी जिहादियों का एक खास वर्ग ब्रिटेन की कम उम्र की छोटी छोटी बच्चियों यानी छोटी छोटी लड़कियों को फंसाकर उनका रेप कर रहा है, करता आ रहा था, आज भी कर रहा है, जिसके चलते ब्रिटेन की अदालत को ग्रूमिंग गैंग्स, जिनको रेप गैंग्स भी कहा जाता है, उसके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। आपको याद होगा केवल सुदर्शन न्यूज ही एकमात्र चैनल था और जनमत ही एकमात्र ऐसा शो था जहां पर लगातार हमने आपको ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बताया। फिर बाकी चैनलों ने यह मुद्दा उठाया मजबूरीवश। इतना छुपाया जाता है जिहादियों के कृत्यों को, वो मीडिया में भी हो रहा है और वहां की मीडिया, वहां की सरकार तो कर ही रही थी। अब क्या है ग्रूमिंग गैंग्स, ये भी जानते चलिए। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब है वो लोग जो कम उम्र की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। ग्रूमिंग गैंग से ना सिर्फ राजधानी उनकी लंदन बल्कि पूरा ब्रिटेन परेशान है। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग्स में सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा कौन है? पाकिस्तानी मूल के मुसलमान लोग हैं जो रोजगार और अन्य मामलों को लेकर भिखारियों की तरह ब्रिटेन आए थे और अब गोरों की नाबालिग बच्चियों को, छोटी छोटी 12 साल 11 साल 13 साल की बच्चियों को, लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। यह मामला इतना गर्मा गया था कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इससे निपटने के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स के गठन का ऐलान करना पड़ा और इलॉन मस्क को एक सैल्यूट कि भाई उसने कम से कम इस मुद्दे को लगातार उठाया और ब्रिटेन में आज जो हलचल है उसके लिए इलॉन मस्क भी, उनको भी श्रेय जाता है। 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हो चुकी हैं। सोचिए, एक एनजीओ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। डर की वजह से कह लीजिए, शर्म की वजह से कह लीजिए, या कोई भी कारण कह दीजिए, लेकिन 50,000 का तो आंकड़ा सामने आया है। 5,000 नहीं खाली रिपोर्ट दर्ज कराई है, बाकियों का क्या हुआ, वो उन्होंने कितनी पीड़ा सही होगी, आप वो सोचिए इन जिहादियों के चलते हुए। ग्रूमिंग गैंग्स के ज्यादा सदस्य पाकिस्तानी मूल के ब्रिटेन के, आपको देखिए, आपको पता ब्रिटेन के थिंक टैंक, उनकी फाउंडेशन एक है, उन्होंने 2017 में एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि ग्रूमिंग गैंग्स के 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं। इनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक होते हैं। 2015 के एक पिछले शोध में, यानी कि एक रिसर्च में पाया गया कि समूह और गिरोह आधारित बाल यौन शोषण के 1231 अपराधियों में से 42% को श्वेत, 14% को एशियाई या एशियाई ब्रिटिश और 17% को अश्वेत के रूप में परिभाषित किया गया था। अब ग्रूमिंग गैंग्स के काम करने का तरीका क्या है वो आप सुनते चलिए। ग्रूमिंग गैंग्स के लोग छोटी और कमजोर लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं जो अकेली होती हैं या फिर माँ बाप दूर होते हैं या कोई दुखी होती है बेचारी छोटी लड़की बेटी। अब ये उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, तोहफे देते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब लड़कियां, क्योंकि वो भोली होती हैं, छोटी होती है, अभी उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, आप भी समझते हैं कि 12-13 साल की लड़की का दिमाग क्या ही होगा, बच्चे होते हैं वो, और जब लड़कियां इन पर विश्वास करने लगती हैं, ये छोटी बच्चियां, तो वे इन्हें शोषण के जाल में फंसा देते हैं। अब बच्चियां हैं, बच्चियों को मूर्ख बनाएगा अगर 20-40 साल का आदमी, तो सोचिए क्यों ना वो फंस जाएगी। ग्रूमिंग गैंग्स के लोग इन लड़कियों को पार्टियों में ले जाते हैं, उनको बड़ा फील कराते हैं, उन्हें ड्रेसेस देते हैं और एक या एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए उनको अंततः मजबूर करते हैं, उनका रेप करते हैं। उनमें से कई लड़कियां गर्भवती यानी प्रेग्नेंट भी हुई, जिन्हें गर्भपात यानी अबॉर्शन कराना पड़ा। हालांकि कुछ के अपने बच्चों को, कुछ ने सोचिए अपने बच्चों को जन्म तक दिया है, इन रेप के बच्चों को उन्होंने जन्म तक दिया, लेकिन उन्हें इसके पिता का नाम तक मालूम नहीं था।
ग्रूमिंग गैंग्स ने रैशडेल, रॉदरहैम और टेलफोर्ड राज्यों में सबसे ज्यादा लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया है। अब इसको चलते इतनी फजीयत हुई तो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। देखिए, उसने अपना वही पुराना रोना चालू कर दिया है। ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि ग्रूमिंग गैंग्स के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ब्रेवरमैन के इस बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के आधार पर पूरा समुदाय उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। आप सोचिए कि भाई जो पूरा नेटवर्क है उसमें मैक्सिमम अगर पाकिस्तानी होंगे तो क्या वो एक व्यक्ति है? ज्यादातर पाकिस्तानी थे। 2014 में प्रकाशित रॉदरहैम मामले की अपनी स्वतंत्र समीक्षा में, इंडिपेंडेंट एनालिसिस में, प्रोफेसर एलेक्सिस जे के निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि ज्ञात अपराधियों में से अधिकांश पाकिस्तानी मूल के थे, जिनमें 2010 में दोषी ठहराए गए 5 पुरुष भी शामिल थे। सोचिए, खाली 5 पुरुष अभी तक हत्थे चढ़े हैं कानून के, वो भी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जहां की आप सोचते होंगे ना वहां की पुलिस बहुत तेज है, वहां की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आप शुक्र मनाइए आप भारत में रहते हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने फरवरी 2012 में रॉशडेल दुर्व्यवहार कांड में मुकदमे में दोषी पाए गए लोगों की पहचान ब्रिटिश पाकिस्तानी के रूप में की है। ये पाकिस्तानी जिहादी न केवल भारत के लिए सरदर्द हैं और न केवल आतंकवाद को पाल रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियों का ब्रिटेन में जाकर रेप भी कर रहे हैं। तो ये इनकी हकीकत है, इनकी जिहादी मानसिकता है और क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे बाकी जगहों पर। आप सोचते चलिए, ड्रग्स तक ये बेचते हैं और इनका सारा नेटवर्क इसी आधार पर आगे चलता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुद्दे बहुत सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जनमत में और हर मुद्दा महत्वपूर्ण इतना है कि उसको आप मिस नहीं कर सकते। अब बात करेंगे यूसीसी की। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के नियमों और विनियमों को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में इसके लागू होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। यह फैसला राज्य को स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना देगा, यानी कि भाई आजादी के बाद पहला राज्य बना देगा जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस निर्णय के बाद उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम जल्द ही यूसीसी लागू होने की तारीख की घोषणा भी करेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन होगा जो उत्तराखंड से शुरू होकर अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इसे 26 या 28 जनवरी तक लागू किया जा सकता है। 26 जनवरी को हो सकता है ये अच्छी खबर आए सभी के लिए। इस बदलाव के साथ उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 2000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है, तो पूरी टास्क फोर्स रहेगी और ट्रायल रन के अंतिम चरण में वो पहुंच चुके हैं। यूसीसी कानून में 7 अनुसूचियां और 392 धाराएं शामिल हैं जो विवाह यानी शादी, तलाक यानी डाइवोर्स, विरासत और लिव इन रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मन किया तो लिव इन में चले गए, उसके बाद बलात्कार हो जाता है, धोखा हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा। अब उतना उसमें रिस्क कम करने का सरकार का प्रयास है, वो भी यूसीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुविवाह यानी पॉलीगैमी, बहुत सारी शादियां जो करते हैं, और बहुपत्नी विवाह, हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है। इसके अलावा ये कानून सभी बच्चों के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करता है, यानी लड़का हो या लड़की संपत्ति के हकदार दोनों हैं, और गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। नए नियमों के अनुसार 2010 के बाद से किए गए विवाह और तलाक को कानून की अधिसूचना के 6 महीने के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विवाह को 2 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा ताकि कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। अब लिव इन रिश्तों पे आ जाते हैं। लिव इन रिश्ते और अलगावों का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है, जरूरी है। अक्टूबर 2024 में नियम और विनिमय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के बारे में गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा, रिपोर्ट का 80 से 90% हिस्सा जैसे का तैसा रखा गया है और कानून की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही ये समझना आवश्यक है कि नियम, आप सोचिए, उप कानूनी होते हैं और केवल एक्ट को लागू करने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं। नियम एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य भारतीय समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देना है, खासकर उन धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभावों को खत्म करना जो पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यूसीसी को लागू करने की पहल
ने न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। राज्य सरकार के अनुसार यूसीसी लागू होने के बाद इसका सकारात्मक असर न केवल कानून व्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि ये समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले दिनों में जब यूसीसी लागू होगा तो यह देखा जाएगा कि अन्य राज्य भी इस उदाहरण से प्रेरित होते हैं या नहीं होते। हम तो कहते हैं हर किसी को प्रेरित होना चाहिए और हर किसी को इसको लागू करना ही चाहिए। इस खबर को भी मैंने आपको बताया और इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी तो आपको बताते चलें कि भाई क्या पूर्ण भारत में लागू हो यूसीसी, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। 99%, ये देखिए लगभग 100% है, 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ पूरे भारत में लागू हो यूसीसी। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय आज इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मन तो बहुत था और भी बहुत मुद्दे आपके लिए हैं, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।